उसी वक्त कांग्रेस की सरकार चली गई मार्च में। अब कांग्रेस सरकार में जाते हो मैं कांग्रेस छोड़ देता, लोग कहते सत्ता चली गई तो ये भी चले गए। उनके बीच में एक ही बात बोले कि मैंने पार्टी से बगावत करी, भाजपा में वापस आ गए, लेकिन बागी की सील लगी हुई है अभी। मैं भी जब वोट डालने पहुंचा, जब चुनाव लड़ रहा था, तो मैं ढूंढ कहीं कमल ना दबा दूं मैं, मुझे अपने चुनाव चिन्ह ढूंढना पड़ा। गुब्बारा कहाँ की आदत कमल पे तो बटन दबाने की थी ना, तो पैसा था पास। अब हमने लोगों से कहा नोट दो वोट दो। ये भारतीय जनता पार्टी को आज से 10-20 साल पहले बोलते थे शहरों की पार्टी, ये बोलते थे लोग पहले। आज भारतीय जनता पार्टी एक बूथ में 200-300 सदस्य बना लेती है। जनसंघ के समय में 20-25 गाँव में एक आध कार्यकर्ता मिलता था हमारा। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। राजनीति में एक कहावत बहुत मशहूर है कि जो झुकता है वही टिकता है, लेकिन राजनीति की इस बनी बनाई कहावत को या कहें नियम को तोड़ने वाले एक ऐसे शख्सियत आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, जिनके लिए पार्टी के नियम बाद में पहले पार्टी के कार्यकर्ता और आम जनता के प्रति प्रेम। मैं बात कर रहा हूं भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व मध्य प्रदेश अध्यक्ष श्री धीरज पटेरिया जी की, जो आज हमारे साथ चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं। तो धीरज भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुमन भैया, आपका भी स्वागत आपके स्टूडियो में कर रहा हूँ। और आपका बहुत पुराना अनुभव सहारा समय के से हम देख रहे हैं, लगभग 2 दशक पूर्व। और आज आप सुमन पूर्वत ब्लॉग और डिजिटल राष्ट्र, इसके लिए भी आप जो आपने नया वो उपक्रम शुरू किया, उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे भी याद है आपका वो दौर जब आप युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, और उसके बाद भी और अभी भी लगातार आपने प्रदेश का जो दौरा किया। उस समय युवा मोर्चा में रहते हुए आपने जो मोर्चा के लिए काम किया, प्रदेश के युवाओं को जोड़ा, और आज जब आप देखते हैं आज का ये जो दौर है, तो आपको कितना अंतर आता है? क्या आज भी वो सक्रियता पार्टी के कार्यकर्ताओं में दिखती है या युवा मोर्चा के उन कार्यकर्ताओं में वो चीज़ है? देखिए, समय जो है परिवर्तनशील होता है और चीज़ें अपने हिसाब से बदलती हैं, तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं से कदम ताल करना पड़ता है। यदि हम उस समय की बात करेंगे कि कार्यकर्ताओं को वैसे काम करना है, उस पद्धति से काम करना है, उन संसाधनों के साथ काम करना है, तो आज संसाधनों की मात्रा बहुत बढ़ गई है और राजनीति का जो ट्रेंड है वो भी बदला है कहीं ना कहीं। पहले ऐसा कोई चैनल भी नहीं था, कोई सोशल मीडिया नहीं था। हम लोग अपने कार्यक्रम के पत्रक बसों से भेजते थे, आज तो मेल कर देते हैं हम, तो थोड़ा बदलाव आता है। लेकिन कार्यकर्ता का जो मूल पिंड है, वो कार्यकर्ता की भावना, उसमें मुझे नहीं लगता कभी कोई परिवर्तन आ सकता है। जो पार्टी के वैचारिक अधिष्ठान से जुड़ा है, वो चाहे आज से 6 दशक पूर्व का हो, वो चाहे आज का हो, उसमें कोई अंतर नहीं देखता हूँ कोई मैं। बात करने की शैली बदल सकती है, लेकिन भावना नहीं बदलती है। हम तो देखते हैं कि पद से हटने के बाद फिर वो सक्रियता नहीं रहती है। कई बार हमने ये देखा, और आपको भी हमने देखा कि पद पर जब आप नहीं थे, कई सालों बाद भी आपको चाहने वाले मैं खुद गवाह हूँ, तो काफ़ी संख्या में, और आज भी आपसे मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि सक्रियता में कमी है? कभी कभी कोई मिल जाता है, पूछता है क्या दायित्व है आपका, तो हम उससे बोलते हैं सर्वोच्च पद पे हम। कार्यकर्ता जो है हमारा सबसे बड़ा पद है। तो अब कोई पद मिल जाएगा तो डिमोशन ही होगा, मैं कहता हूँ। तो कार्यकर्ता के लिए सबसे चुनौती वाला समय वही है कि जब उसको कार्यकर्ता की भूमिका निभा के बताना है। और सर्वोच्च पद बोला है तो बिल्कुल उसको ये हमेशा जताना चाहिए और अंतर मन में भी बात रखना चाहिए कि हमारे लिए चुनौती है कि हमको बिना दायित्व के हम राजनीति में कितने प्रासंगिक हैं। पद रहता तो भाई साहब तो कोई भी बन जाता है, लेकिन पद ना रहते हुए काम करना, चूँकि राजनीतिक कार्यकर्ता को सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में ज़्यादा होना चाहिए। हमारा दायित्व जो है समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति एक नागरिक रहते हुए होता है। हम किसी पार्टी के सदस्य भी ना हो तब भी होता है। तो हम यदि किसी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता हो, वो भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी जो विश्व के सफल संगठन है, यदि उसके हम कार्यकर्ता भी हैं तो हमारे गौरव का विषय है। हमें ये पता होना चाहिए हम
10-20 करोड़ कार्यकर्ताओं की पार्टी के हिस्सा हैं एक। तो हमारी भूमिका जो है सिर्फ पद रहते हुए नहीं होती कि हम जनप्रतिनिधि बन जाएं, सांसद, विधायक, मंत्री बन जाएं, तभी हमारी भूमिका है। किसी की समस्या के समाधान के लिए मुझे नहीं लगता किसी पद की आवश्यकता है। आपको संबंधित जगह बात करने की आवश्यकता है, उसके लिए कोई पद की आवश्यकता नहीं है। और मैं भी कभी किसी को फ़ोन लगाया हो, किसी भी अधिकारी को, आप भी यहीं भी जबलपुर में, कभी ये नहीं बताया कि मैं कौन से पद पे हूँ, कौन, या पार्टी का नाम भी नहीं बताया, पद तो बहुत दूर की बात है। सिर्फ नाम बताया कि ये विषय है और ये आपके अधिकार क्षेत्र में आता है, आपको इसमें मदद करना है, इतनी बात होती है। कोई पलट के ये भी नहीं पूछता कौन से पद पे हो आप, पार्टी में क्या है। साल 2018 का चुनाव, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव टर्निंग पॉइंट था, और ऐसी क्या स्थिति बनी कि आपको पार्टी से बगावत करनी पड़ी, निर्दलीय चुनाव आप लड़े, वो भी तब जब सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान की प्रतिष्ठा भी दांव पर थी। सुमन जी, कई बार हम जो सामने दिखता है उसको पूरे पीछे का हिस्सा नहीं देखते। मैं बोलता था पहले कि मैं नेता उसी को मानता हूँ जो चुनाव लड़ता है, वो नेता है। संगठन में काम करने का एक कालखंड होता है आपका कि आप संगठन के अंदर काम करें और संगठन को समझो, संगठन भी आपको समझे। तो जब काम करते करते, मतलब आपको शायद याद नहीं होगा, हमारे यहाँ ओंकार तिवारी जी, उनका देह अवसान हुआ, जब स्वर्गवास हुआ, तब उपचुनाव होना था। 1999 की बात है ये। और मैं भी कोई ऐसी मंशा नहीं पाले था कि मुझे ही लड़ना है। यहाँ प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई, राष्ट्रीय अध्यक्ष कुशाभाऊ ठाकरे जी आए थे। उस दिन सबने कहा कि हम लोगों को विषय रखना कि अब आगे वाले जो उपचुनाव होना उसमें आप चुनाव लड़ें। तो उस दिन मैंने जब कार्यकर्ताओं के कहा, मैं तो प्रदेश कार्य समिति की व्यवस्थाओं में लगा हुआ था। उस वक्त मोबाइल वगैरह मैं लिया भी नहीं था मैंने। 99 अक्टूबर की बात है ये। मेरे घर से फ़ोन आया कि भाई बहुत भीड़ है यहाँ पे। तो जब मैं पहुँचा वहाँ तो हज़ारों लोग खड़े थे कि भैया हम लोग जाना चाहते हैं वहाँ पे। उस दिन मुझे पता लगा इतने लोग चाहते हैं कि चुनाव लड़ें आप, इतने बड़ी संख्या में लोग चाहते हैं। तो पहली बार से लगा कि ठीक, हाँ आप लोग बात करना, विषय अच्छे से रखना, चूँकि संगठन को तय करना क्या है। तो ये 27 साल पर, आज से 27 साल पुरानी घटना है ये। और ठीक उस वक्त टिकट मुझे नहीं मिला था, लेकिन आगे भी ऐसे अवसर आए। 2003 आया, 8 आया, 13 आया, 18 आया, 5वां अवसर था। तो जब उस बार भी टिकट नहीं मिला तो मुझे लगा कि शायद लगातार इतने बार प्रयास में सफल ना होना, कहीं ना कहीं अपनी भी कमी है कोई। अब सिद्ध नहीं कर पा रहे हम अपने आप को, तो राजनीति को छोड़ना चाहिए। अपन समाज सेवा के दूसरे जो आयाम है उसमें देखेंगे, पेड़ पौधे लगाएंगे, पर्यावरण का काम करेंगे, और एक लाइन का इस्तीफा लिख के पार्टी से एक लाइन लिख, किसी के कोई शिकायत नहीं की मैंने कि अन्याय हुआ कि क्या हुआ। मैं एक लाइन लिखी और अपने घर वापस आ गया था। चुपचाप रात में पहुंचा, मैं घर पे आके सो गया था मैं। और पेपरों में भी यही छपा था कि राजनीति संन्यास। अगले दिन ध्यान है, दिवाली के एक दिन पहले की बात है, बहुत सारे लोगों ने बैठक बुलाई यहाँ पे। तब मैंने बैठक में जाके पूछा कि भाई बैठक बुलाने वाला एजेंडा बताता है, एजेंडा आप बताओ। तो उन्होंने कहा कि आपको चुनाव लड़ना। तो मैंने साफ मना किया था कि नहीं, अब नहीं करना राजनीति। अब जो है समाज सेवा के क्षेत्र में रहेंगे, चूँकि अपना सेल्फ कमिटमेंट है, किसी और से वादा नहीं किया, खुद से किया हुआ वादा है कि हमको समाज में सेवा में रहना है और जो बन पड़ेगा करेंगे। और समाज सेवा ही राष्ट्र सेवा है, तो अपन छोटा मोटा काम करके गुजारा कर लेंगे समाज सेवा का। लेकिन सबने कहा नहीं, चुनाव लड़ना पड़ेगा। जब सब तरफ से पूरे कार्यकर्ता धनतेरस के दिन से ही निकल गए और यहाँ पर आ गए, दिवाली छोड़ के आ गए, सबने कहा कि नहीं आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा। सबने जब एकदम ठान लिया चुनाव लड़ना ही पड़ेगा, तब सबकी भावना की कद्र करते हुए और मैंने चुनाव लड़ने के लिए हाँ किया था। और मुझे लगा ही नहीं कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूँ कोई, क्योंकि सारे प्रदेश के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के और जुड़े हुए सब लोग यहाँ पर आ गए थे। तो उसमें एक बात और थी, सबने कहा कि आपके साथ अन्याय हुआ है यदि, और अन्याय आपके साथ हुआ और आप ही नहीं लड़ रहे, तो दूसरे को विश्वास क्या दूंगा कि उसके अन्याय के लिए आप लड़ पाओगे। तो आपको खड़े होना पड़ेगा। तब चुनाव लड़ा था मैं। तो आपने कार्यकर्ताओं की बात मानी? कार्यकर्ताओं को कहने पर लड़ा था चुनाव में।
अच्छा, इसके बाद फिर ये ऐसी क्या स्थिति बनी दोबारा कि फिर एक बार आप कांग्रेस में गए? कोई मनुष्य परिस्थितियों का दास होता है, कहावत हमने सुनी है शायद, कभी सभी ने सुनी होगी। मुझे लगा कि वो कहावत उस वक्त मेरे लिए बनी थी, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाह रहा था कि मैं ऐसा कोई कदम उठाऊं, लेकिन मेरे ही सब लोगों ने ऐसा कहा कि आपको राजनीतिक धर्म का पालन करना है। एक व्यक्ति ने कहा था, राजनीतिक धर्म, राजनीति का धर्म क्या है? राजनीति का धर्म है जनता की सेवा। बोले अब ठीक है, आपको यदि पार्टी में आपको नहीं पूछा, न्याय नहीं मिला, आपको आपकी क्षमता को नहीं माना गया, और उस वक्त सभी तरफ से कांग्रेस के सभी, विशेषकर विवेक तनखा जी, कमलनाथ जी, इनका भी था, लखन घनघोरिया जी वहाँ लोकल में थे, सब समझाने में लगे थे। मुझे कई दिन लगे इनको समझाने में, और समझाते मेरे लोग भी मुझे समझाने लगे कि भैया आपको अपनी भूमिका में आना चाहिए, भाजपा से कोई आपसे बात करने आ नहीं रहा है, तो आपको कदम उठाना चाहिए। तो लेकिन माने कि वो एक घटना थी। वो मैंने कांग्रेस की सदस्यता ली और राहुल गांधी जी ने मुझे दुपट्टा उठाया। उसके बाद शायद मेरा मन बहुत विचलित हो रहा था होते हुए भी, लेकिन मैं कुछ बोला नहीं। लेकिन वो घटना जिसके बाद मैं कभी कांग्रेस के किसी भी कार्यक्रम में नहीं गया, कार्यालय नहीं गया, कभी कार्यालय नहीं गया कांग्रेस के में। नहीं तो फिर ऐसा क्या हुआ कि बाद में आपका मन वहाँ से भर गया, फिर इस्तीफा दिया आपने? मन नहीं भरा, फिर मैंने अपने को परिस्थिति के हाथ में छोड़ दिया। 2020 की शुरुआत की बात है। एक बार मन ऐसा हुआ कि हाँ, वो कांग्रेस को छोड़ के और अपना जो सामाजिक जीवन है, अपन काम कर रहे हैं, सेवा कार्य तो करते रहेंगे, लेकिन कांग्रेस को छोड़ देना चाहिए। उसी वक्त कांग्रेस की सरकार चली गई मार्च में। अब कांग्रेस सरकार में जाते हो, मैं कांग्रेस छोड़ देता, लोग कहते सत्ता चली गई तो ये भी चले गए, तो मैं रुक गया। उस वक्त कोरोना का समय आ गया, जो प्रथम चरण था, 3 महीने लगभग लॉकडाउन था, तो हम लोग उस वक्त सेवा कार्य में लगे रहे। उसके बाद जब लॉकडाउन खुला है तो कमलनाथ जी का फ़ोन 2-3 बार उस वक्त आया कि आप जो उपचुनाव होने वाले थे, जिन्होंने लोगों ने भाजपा ज्वाइन कर ली थी कांग्रेस छोड़ के, वहाँ उपचुनाव होना था, तो बोले आप ग्वालियर संभाग में जाके आप जो है काम संभालो। तो मैंने उनको बताया कि मैं कभी कांग्रेस के कोई कार्यक्रम में नहीं गया, कोई कार्यालय नहीं गया, और जहाँ आप कह रहे हैं वहाँ भी नहीं जाऊँगा। तो मेरे ख्याल से अब मुझे कांग्रेस से रिज़ाइन कर देना चाहिए। फिर भी मैं 10 दिन यहीं पर हूँ भोपाल में। मुझे आप समझाना कि मुझे क्यों नहीं, उन्होंने मना किया था आप मत छोड़ो, क्यों नहीं छोड़ना चाहिए। 10 दिन में 11वें दिन मैंने रिज़ाइन किया था मैंने। और रिज़ाइन करके ऐसा नहीं है कि लोग तो सोच रहे थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाजू में होटल मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और प्रेस कॉन्फ्रेंस की व्यवस्था भी पूरे भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे थे। तो लोग सोच रहे थे कि यहाँ कांग्रेस से रिज़ाइन करके और सीधे भाजपा कार्यालय पहुँच जाएंगे। लेकिन मैंने उस वक्त कहा था कि मैं नहीं, मैं सिर्फ कांग्रेस छोड़ रहा हूँ और मैं स्वतंत्र रूप में काम करूँगा। और मैं उसके बाद 3.5 साल कोई पार्टी मैंने भाजपा ज्वाइन करने की कोई कोशिश नहीं की। जो अपना काम था, जनता ने यदि मुझे 30,000 वोट दिए थे तो मुझे उनकी सेवा में रहना था। प्रदेश के कार्यकर्ताओं का जुड़ाव, तो प्रदेश का जो प्रवास था वो सतत करते रहता था। मैं अपना काम चुपचाप कर रहा था। मैं तो मैंने कांग्रेस छोड़ने तो मानिए आप कि जिस दिन ज्वाइन की थी उस दिन तय था कि छोड़ दूंगा। अच्छा, घर वापसी के बाद फिर आपको क्या समझ में आया कि अब जो स्थिति है संगठन और भाजपा में, वो तालमेल वापस है, वो भरोसा फिर से कायम हो गया है? इस अवसर आया जब 2023 में टिकट नहीं मिला, तो फिर कार्यकर्ताओं नाराजगी आई, आक्रोश भी व्यक्त किया उनने। तब सबका कहना था चुनाव लड़ो, लेकिन मैंने उस वक्त चुप्पी साधी थी। मैंने कहा था मैं सबकी बात सुनूंगा, क्योंकि बहुत समय पड़ा था उस वक्त, और नामांकन भरने की 2 दिन पहले जो तारीख आएगी उसमें मैं अपना आपको निर्णय सुनाऊंगा। तो उस दिन मैंने सब कार्यकर्ताओं के बीच में, मैंने सबके बीच में, कार्यालय में सैकड़ों कार्यकर्ता रहे होंगे और हज़ारों रहे होंगे जो भी, उनके बीच में एक ही बात बोली कि मैंने पार्टी से बगावत करी,
भाजपा में वापस आ गए, लेकिन बागी की सील लगी हुई है अभी। आज अपने सामने है कि अपन चुनाव लड़ेंगे, निर्दलीय जीत भी सकते हैं। अपन ने 5 साल तैयारी की इस बार, पिछले बार तो 10-12 दिन की तैयारी में चुनाव लड़े थे। लेकिन बार बार अपन पार्टी छोड़ के लड़ेंगे, आज अपन जीत सकते हैं। और जीतने की स्थिति में यदि अपन चुनाव नहीं लड़ते, पार्टी नहीं छोड़ते हैं, अब अपन बागी से वापस कार्यकर्ता बनने जा रहे हैं कि चुनाव जीतने की परिस्थिति होते हुए भी और अपन कदम पीछे खींच। आप जो सामने जितने लोग बैठे थे सब चुनाव लड़ाना चाहते थे, और जब मैं भाषण कर रहा था रो रहे थे वो लोग बैठ के। मतलब उस दिन तो जो लाइव था तो मुझे ध्यान है, कई देश के अन्य हिस्सों से फोन आए मुझे कि भाई साहब मतलब हम लोग भी आज आपके देख के मतलब हम लोग भी रो पड़े कि ये सब क्या हुआ। और बहुत से लोग जुड़े उस लाइव, मतलब लोगों ने, लाखों लोग ने देखा था वो लाइव, और बोले यदि आप हाँ करते चुनाव में तो हम लोग तो जबलपुर कूच करते। तो हमने कहा था नहीं, अपन वापस कार्यकर्ता बन रहे हैं, चुनाव जीतने की स्थिति बन जाएगी तब भी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। तो ये निर्णय मुझे लगता है कि मुझे तो अच्छा लगा। आज भी कहने वाले आते कि आपने मतलब बहुत आपका ज़बरदस्त माहौल बना हुआ था चारों तरफ और आपने चुनाव लड़ने से इनकार किया। लेकिन मैं इसे यही कहता हूँ कि एक बार पार्टी छोड़ी थी तब मेरा मन कितना, मैंने मतलब मन पे क्या बीती थी पार्टी छोड़ने के लिए, क्योंकि हम 15 साल की उम्र से भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं। 89 में वार्ड अध्यक्ष बन गए थे, 88 में, और लगातार 32-34 साल पद पे रहे। हजारों लोगों को पार्टी से जोड़ने का काम किया होगा उस वक्त, और पार्टी में जीना बनना था हमारे। कोई व्यवसाय तरफ गए नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं ली घर की, तो भारतीय जनता पार्टी का काम करना ही सब कुछ था। भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय कहलाता था धीरज पटेरे का कार्यालय, संभागीय कार्यालय, जो वहाँ की सब व्यवस्थाएं, सब देख रेख, उस वक्त संसाधन नहीं थे, कमिश्नरी थी जबलपुर, 8 जिलों के कार्यकर्ता पहुँच जाते थे, उनकी व्यवस्था ऐसे करते घर आया है हमारे कोई। तो उस वक्त पार्टी में पूर्णकालिक कहलाते थे, पूर्णकालिक है। तो मैं आपको थोड़ा रोकूंगा, इसके बावजूद आपको न्याय नहीं दिया, पार्टी ने न्याय नहीं हुआ आपके साथ, ऐसा कार्यकर्ताओं का, आपके समर्थकों का कहना है। आज भी मानना है उनका कि न्याय नहीं हुआ, मैं भी इस बात से उनकी इनकार नहीं करता हूँ। लेकिन एक ही बात बोलता हूँ कि यदि किसी ने नाम धीरज रख दिया है तो धीरज और विश्वास रखो, ये दोनों चीज़ साथ चलेगी तो आपकी विजय निश्चित है। अच्छा, आप कार्यकर्ता की आवाज़ को ज़्यादा महत्व देते हैं कि पार्टी के अनुशासन को? दोनों को मिलाना पड़ता है। कार्यकर्ता की आवाज़ अनुशासन में रह के आप उठाओ ना। चूँकि मैं पहले माइंड सेट एकदम पार्टी के अंदर रहने का था बीच में, लेकिन 4 साल पार्टी में नहीं हुए थे, तो वो कालखंड में मुझे एक मतलब ऐसा लगा कि बहुत उन्मुक्त जीवन था। उस वक्त आवाज़ उठाना, किसी के लिए बोलना बड़ा आसान है। अभी भी करते हैं, लेकिन वो आप थोड़ा लिहाज करके करना पड़ता कि भाई किसी को पता ना चले हमने क्या बोला, 1 to 1 में बात करना पड़ती। पहले 4 साल पार्टी में नहीं थे, बेधड़क सब काम करते थे उसमें। और लेकिन कभी पार्टी में नहीं रहे भारतीय, एक शब्द सुमन जी आप ला के बताओ कभी मैंने भारतीय जनता पार्टी के विरोध में बोला हो? वो तो छोड़िए, जो जिनसे मेरी नाराज़गी रही, असहमति रही, उनके लिए कभी एक शब्द मैंने माइक या कैमरे में नहीं बोला होगा, कभी नहीं बोला मैंने। और मैं संतोष से, मैं भाजपा कार्यालय के सामने से निकलता था तो सिर झुकाते हुए निकलता, ठीक है हम पार्टी में नहीं है क्या हुआ, लेकिन हमेशा सिर झुकाते हुए निकलता था कि इस पार्टी, इसमें जीवन दिया इस पार्टी में, या पार्टी ने भी बहुत सारा मुझे कुछ दिया है। तो मुझे ये नहीं है कि पार्टी में नहीं है तो ये अटल जी अडवाणी वाली भाजपा नहीं है, ये सब बातें नहीं करना। तो अपना काम करना ठीक है, पार्टी से अपना जो किसी ने यदि हमारे ये मानने वाले किसी ने हमें 1 सेकंड भी यदि अपनापन दिया है तो जीवन भर उसके ऋणी रहते हैं। तो पार्टी ने बहुत कुछ दिया है, उसके खिलाफ कोई बोलने का सवाल ही नहीं उठता था। लेकिन जब आपको जमा नहीं या आपके कार्यकर्ताओं ने आप पर दबाव बनाया तो आपने कार्यकर्ताओं की बात को ज़्यादा महत्व दिया। हाँ, वो मैंने एक बात बोली ना कि भाई आप इतना अन्याय हुआ, आप अपने अन्याय के खिलाफ नहीं लड़ रहे हो तो दूसरे के अन्याय के खिलाफ क्या आवाज़ उठाओगे आप? ये बात एक मतलब जो थी मेरे को सही जगह पे चोट की उसने कि हाँ लड़ना पड़ेगा। और बोले आप राजनीति छोड़ के चले जा रहे हो, एक बार लड़के तो देखो कि आपके चाहने वाले कितने हैं। अच्छा, कुछ समय बाद 2 साल बाद फिर एक चुनाव के मोड में चला जाएगा पूरा प्रदेश।
कार्यकर्ताओं को आपने कुछ भरोसा दिया जो आपके समर्थक हैं? मैंने उनको बोला ना कि धीरज धीरज और विश्वास, दो चीज लेके चलो, अंतिम विजय तुम्हारी है। पिछली बार जब आप चुनाव लड़े थे, निर्दलीय चुनाव बगावत करके, तो 30,000 वोट मिले थे। बड़ा टफ चुनाव था वो। तो क्या आपको लगता है जो 30,000 वोट पड़े थे वो किस विश्वास के साथ और किस उम्मीद के साथ आपको लोगों ने दिया था वोट? एक तो क्या है कि उसमें किसी ने कहा कि धीरज पटेल अच्छा आदमी है। यदि आप अच्छा कहने में तुल जाए कोई, तो फिर जितने अच्छे आप नहीं हो उससे अच्छा बता दिया जाएगा। मैं कई जगह बोलता भी था कि भैया इतने अच्छे हैं, अभी जितना अच्छा आप बता रहे हो उतना अच्छा बनने का प्रयास करूँगा। वो इनके बाद 2 जोड़ी कुर्ता पजामा है। भाई मेरे कमरे में कपड़े भरे हुए हैं, उसकी बारी बहुत मुश्किल से आती कई कपड़ों की, तो ऐसा बता दी। और बातें बहुत अच्छे अच्छे लोगों ने बोली। हाँ, इतना ज़रूर था कि हम लोग के संबंध संपर्क जो हैं, परिवार भाव, मतलब हजारों परिवार में ये है कि हम उनके अपने हैं, वो हमारे अपने हैं। ये भाव सबसे बड़ा काम किया मेरे ख्याल से। दोनों ही तीनों जितनी भी पार्टी होंगी, सब पार्टी के कार्यकर्ता एकदम से मतलब साथ में थे, भावनात्मक रूप से साथ में थे। भले उनको अपनी पार्टी को वोट देना पड़ा होगा, क्योंकि मैं भी जब वोट डालने पहुंचा, जब चुनाव लड़ रहा था, तो मैं ढूंढ कहीं कमल ना दबा दूं। मुझे अपना चुनाव चिन्ह ढूंढना पड़ा। गुब्बारा कहाँ की आदत कमल पे तो बटन दबाने की थी, तो खुद भी संभल के वोट डाला था। तो दूसरे से आप कितनी अपेक्षा करेंगे आप? लेकिन लोगों ने बहुत अपनापन दिया। निर्दलीय को कोई नहीं, निर्दलीय को बहुत संघर्ष जोड़ना पड़ता लोगों को। और मैं बता रहा हूँ कि मैं अपने कार्यालय का उद्घाटन भी नहीं कर पाया था। कार्यालय का उद्घाटन करने का भी समय नहीं था, और कार्यालय जाते ही नहीं था। वहाँ रात को 2 बजे तक लोग रहते थे। पूरे प्रदेश से ऐसे कई लोग थे जो मुझसे बिना मिले आए, उन्होंने अपने संबंधियों के यहाँ पहुँचे, वोट मांगने का काम किया होगा, अपने घर लौट गए, मुझसे मिले भी नहीं। तो वो 30,000 वोट के लिए कम से कम 1,00,000-1.5 लाख लोग की वर्किंग थी। और मैं जीवन में कुछ भी ना पाऊँ, कुछ भी ना करूँ, राजनीति आज पर अब भी छोड़ दूँ राजनीति, लेकिन मन में एक संतोष रहेगा कि लोगों ने यार जब चुनाव लड़े तो लोगों ने जो अपनापन दिया, उनका वो अपनापन मतलब कभी भूल नहीं पाऊँगा मैं। क्योंकि ना तो पैसा था पास, अब हमने लोगों से कहा नोट दो वोट दो, पैसे भी मांगे थे, वो वोट भी मांगे थे। चुनाव जब लोगों ने देखा कि सच कह रहे हैं, राजनीति में इतने सालों से हैं ये, और एफिडेविट आज भी वैसे का वैसा है। आज भी बैंक अकाउंट चुनाव के वक्त खोला था और चुनाव खत्म होते बंद कर दिया था। आज भी मैं ना बैंक का जाता हूँ, ना मेरा कोई 1-2 लोग तो 2 नंबर की आमदनी की बहुत बात करते हैं। 1 रुपये का भी 1 रुपये नहीं कमाया, 1 नंबर का भी 1 रुपये नहीं कमाया अपन ने। तो लोगों ने विश्वास किया था, लोगों ने ना सिर्फ सहयोग किया, जो आता था पैसे दे के जाता था वो। तो वो लोगों का प्रेम जो है अविस्मरणीय है, और जीवन भर मुझे मतलब उसका संबल बना रहेगा। उसके सहारे जी लूँगा, राजनीति छोड़ भी नहीं। तो आपने कुछ समय पहले अटल जी के नाम पर एक यात्रा की थी, पूरे प्रदेश में आप गए थे, उसके बारे में बताया वो क्या था? ये एक बहुत सिंपल सा कार्यक्रम था, लेकिन बहुत बृहद कार्यक्रम था, क्योंकि ये अटल जी का जन्म शताब्दी वर्ष था। तो यहाँ पे अटल जी की प्रतिमा, जब मैं भारतीय जनता पार्टी में नहीं था तब अटल जी की प्रतिमा लगाई थी यहाँ जबलपुर में जी। उसमें सारे पार्टी के लोग मेरे कार्यक्रम में आते थे, ऐसा नहीं कि कोई दूरी बनाता था। अटल जी की प्रतिमा लगी थी। तो जब अटल जी के जन्म शताब्दी वर्ष था, वहाँ मैं हर वर्ष एक कार्यकर्ता को अटल कार्यकर्ता का सम्मान, जो सीनियर उनको देते, तो वहाँ भाषण देते। तो मेरे मुँह से निकला कि अब ये चूँकि इनका जन्म शताब्दी वर्ष है, तो ऐसे जितने भी कार्यकर्ता मध्य प्रदेश में उनका भी सम्मान किया जाएगा। तब मेरे मन में था कि ये भारतीय जनता पार्टी को आज से 10-20 साल पहले बोलते शहरों की पार्टी, ये बोलते थे लोग पहले कि शहरों की पार्टी है ये। तो मुझे लगा कि पुराने समय में जनसंघ के जो कार्यकर्ता होंगे, दीपक साहब ने जिन्होंने काम किया होगा, वो तो शहर में ही रहते होंगे, जिला मुख्यालय पे, और इक्का दुक्का 3-4 बचे होंगे। तो उस पर एक रिसर्च कराई भाई अपन, बहुत उसमें सब लोगों को जानकारी ली कौन है। चूँकि उसमें हमने मीसाबंदी नहीं लिया, उसमें मीसाबंदी शब्द नहीं लिया हमने, जनसंघ के कार्यकर्ता जो सन 75 के पहले दीपक साहब में जनसंघ में काम करते थे। अब आप कल्पना करो, आज भारतीय जनता पार्टी एक बूथ में 200-300 सदस्य बना लेती है। जनसंघ के समय में 20-25 गाँव में एक आध कार्यकर्ता मिलता था हमारा।
वो शहरों में मिलता था कभी। तो ऐसे कार्यकर्ताओं का संघर्ष को प्रणाम करने, उनके समर्पण को प्रणाम करने उनके घर पहुंचना है हमको। उनको सम्मान फलस्वरूप हम जो भी सम्मान पत्र और शॉल श्रीफल वो तो एक सामान्य चीज़ है, लेकिन सबसे बड़ा काम था कि उसको प्रणाम करने उसके घर पहुंचना है। मंच पे तो कई जगह उनका सम्मान हो चुका होगा। तो ये कार्यक्रम जैसा हमने सोचा था, तो जब इसकी रिसर्च करी तो करीब 1,500 के आसपास नाम निकले। तो यात्रा हमने शुरू की थी सिंगरौली के चितरंगी विधानसभा से, और हमको 90 साल, 95 साल, 100 साल, 102 साल इस आयु के कार्यकर्ता मिले जिन्होंने जनसंघ का काम किया था उस जमाने में। आज तो भारतीय जनता पार्टी की सब जगह सरकार है, प्रदेशों में, केंद्र में सरकार है, नगर निगम में हमारा महापौर है, नगर पालिका अध्यक्ष हमारा, सरपंच भी हमारा है। उस वक्त जब सरपंच भी हमारा नहीं था, विधायक सांसद तो बहुत दूर की बात है, लोग मांगे पानी नहीं देते थे। लोग घर से संगठन का काम करने चना लेके निकलते थे, उन्हें चना खा ले, पानी देने वाला नहीं कोई नहीं था। उस वक्त संघर्ष किया लोगों ने जो, और सत्ता की कोई उम्मीद, दूर दूर कोई उम्मीद नहीं थी कि सत्ता का भी कभी हमारी सरकार आएगी, लेकिन संगठन के लिए काम करना है, राष्ट्र के लिए काम करना है, जिन्होंने अपना जीवन खपाया और काम करके आज सत्ता में होते हुए भाजपा को कुछ नहीं मांगा, और अपने घर में, अपने गाँव में जाके रह रहे हैं, अपने घर पे बैठे हुए। आप अपने शहर में भी देखिए कुछ लोग कि वो इससे खुश है कि पार्टी आज शिखर पर है। तो अटल जी की जन शताब्दी के अवसर पर यह अवसर था कि हम उनके घर पहुंच के और उनका सम्मान करें अटल कार्यकर्ता के रूप में। चूँकि कई दबाव, धमकी, विपरीत परिस्थितियों के होते हुए वो अटल रहे वो कार्यकर्ता, इसलिए उनको अटल कार्यकर्ता के रूप में हम सम्मान करने गए। और जब घर पहुँचे तो मतलब बहुत कार्यकर्ता भावुक भी हो जाते थे वो लोग। उनके घर वालों का हम आंखों की चमक देखते थे कि हमारे घर, राजनीति की रीत ऐसी है कि आउट ऑफ साइट तो आउट ऑफ माइंड। जो अभी आपने कुछ एक कहावत शुरुआत में बोली थी तो एक दिखता हो वाली भी आती है कहावत। तो जो आदमी दिख नहीं रहा उसको कोई पूछ नहीं। राजनीति की रीत ऐसी है, गति इतनी तेज है कि जो पीछे कोई छूट गया तो सामने वाले को फुर्सत नहीं है कि हम पकड़ के आए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में एक परिवार भाव है, इसी भाव को जगाने हम पहुँचे कि नहीं, कि आपके समर्पण को, आपके संघर्ष को आज भी हम याद करते हैं, स्मरण करते हैं। उनके घर पहुंच के हमको भी बहुत अच्छी अनुभूति। और लगभग ये यात्रा 28,000 किलोमीटर चली यात्रा। मध्य प्रदेश के 62 संगठनात्मक ज़िले हमारे जो हैं, 55 तो प्रशासनिक ज़िले हैं, 62 ज़िलों में यात्रा पहुंची। और हम इस कार्यक्रम को कर पाए, इसके लिए खुद को सौभाग्यशाली मानते हैं। अच्छा, ये जो यात्रा थी पार्टी गाइडलाइन की थी या पार्टी की तरफ से इसके लिए बाकायदा वो बताया गया था कि आपकी ही थी? ये यात्रा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, उस संगठन महामंत्री उस वक्त हितानंद जी शर्मा जी थे, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी बन गए थे, तो उनको बता के की थी यात्रा। पार्टी के संज्ञान में लगे कार्यक्रम किया था। और चूँकि ये कार्यक्रम का बैनर जो है अटल स्मृति समिति, जब मैं अटल जी की यहाँ मूर्ति लगा रहा था तो मैंने कहा कुछ बैनर का नाम तो होना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में था नहीं मैं, तो अटल स्मृति समिति बनाई हमने। नाम एक फ्लो में बोलते थे, वो नाम क्रिस्पी होना चाहिए, फट से बोल दो, वो नाम मटक बहुत लंबा ना बोल। अटल स्मृति समिति बोलने में समय बहुत 1.5 सेकंड करीब लगता है, तो मुझे नाम पसंद आया था वो। तो उस बैनर पे हमने कार्यक्रम किया और सभी जगह मतलब इतने दूर दूर स्थान पर पहुँचे, तो एक अच्छा लगा। बहुत दिन बाद प्रदेश के हर हिस्से में अब कोई मिलता है तो वो ये कहता आप हमारे घर के पास से निकले थे, चाहे प्रदेश के किसी भी हिस्से का हो। तो प्रदेश के जिला मुख्यालय नहीं या विधानसभा मुख्यालय नहीं, लगभग हर हिस्से को हम जो है उस वक्त गए, वहाँ कार्यकर्ताओं के यहाँ पहुँचे। और ये कार्यक्रम अपने रूप में अविस्मरणीय रहेगा, ये मेरा मानना है। तो धीरज जी, मैंने राजनीति में देखा है कि लोग अक्सर अपने सवालों का जवाब घुमा फिरा कर देते हैं या फिर बहुत सारी बातें दबा देते हैं, लेकिन आपने जिस साफ गोई और बेबाकी से हमारे हर सवाल का जवाब दिया, वो ये बताता है कि क्यों आपको गैर राजनीतिक राजनेता कहा जाता है। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और हम उम्मीद करते हैं कि अगली बार जब भी कभी मौका मिले तो आपके जो समर्थक हैं, आपके जो कार्यकर्ता हैं, वो नाउम्मीद ना हो।
तो राजनीति में समझौते बहुत होते हैं, लेकिन अपने वजूद और अपने कार्यकर्ताओं समर्थकों के लिए अड़ जाना हर किसी में ये हुनर नहीं होता। आपको ये बातचीत कैसी लगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और इस वीडियो के स्पॉन्सर रहे हैं आज के जीवना विजुअल्स। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।